नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और ये जो कॉन्क्लेव है हमार बिहार प्रगति के पथ पर, इस पर अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेशन के मंच पर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कभी भी चुनाव की रणभेरी बिहार में बच सकती है, और ऐसे में क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं, भविष्य में सरकार क्या सोच के आगे चल रही है, और जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है जब वो जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, यही सारे सवाल हम पूछेंगे सम्राट चौधरी साहब से। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। आपको धन्यवाद। तो आप तो बहुत बुलाया। जी, बहुत अभिनंदन आपका, आपने समय दिया। आप तो बहुत घूम रहे हैं सर, तो आपके जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो क्या जनता की ओर से निकल के आ रहा है? देखिए, पिछले 30 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। नौसिखिया नहीं हूँ, इतना कंफर्म रहिए। 30 साल से यही काम कर रहा हूँ। बिहार की राजनीति में जब लालू प्रसाद जी ने जेल में हमें डाला था, तब से यही काम कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल गैंग वार में हम लोगों को जेल में डाला, और मैं नहीं, मेरे परिवार के 22 लोग। कुछ नौसिखिया है राजनीति में, वो बेचारे को पता नहीं है, क्योंकि अभी तो जुम्मा 4 दिन पहले आया है। अभी तक 17-18 पार्टियों में काम किया है, अभी शुरुआत किया है। प्रशांत किशोर अभी भाई तो नौसिखिया ही ना है। नहीं, तो आपने कहा ना इतनी पार्टियों में काम किया है। मैंने वही कहा, मैंने 17 पार्टियों का अनुभव है, और एक पार्टी नीतीश जी के साथ काम किया, जो पार्टी के सदस्य के थे। देखिए, बिहार नौसिखियों से नहीं चल सकता है। बिहार एक मैच्योर्ड पॉलिटिक्स को जिस तरह नीतीश जी ने खड़ा किया, शालीनता के साथ, सिस्टम के साथ, विरोधी आए गए, क्या नहीं बोले। आज की जो परिस्थिति है, आप देखिएगा 2005 को और 1990 को नीतीश जी ने अहम भूमिका निभाकर लालू प्रसाद जी को बिहार के विरोधी दल का नेता बनाया था। बाद में मुख्यमंत्री बनाया भाजपा के सहयोग से। चीजें बदल गई, बिखर गई, बिहार बिखर गया था। लेकिन तिनका जोड़कर बिहार बदला। श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने सामाजिक न्याय और विकास के कार्य भी किए। कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय का काम किया, और आप जब इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो इस बिहार को आप देखेंगे कि आजादी के पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे, आजादी के बाद 2 सोशलिस्ट संयुक्त सरकारों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया, कर्पूरी ठाकुर जी। फिर 1979 में लास्ट 2 मेडिकल कॉलेज बने। 1979 से लेकर 2008 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। 2008 से लेकर आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कल्पना को जमीन पर बट ये तो केंद्र सरकार की योजना ही है कि सब जिलों में हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे। हमको लगभग 7 मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार का सहयोग मिला है, इसमें कहीं दो मत नहीं। हाँ, इसकी कल्पना तो पहले थी ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि बिहार जैसा राज्य जिसमें कोई कल्पना ही नहीं थी, मेडिकल कॉलेज खोलना, स्कूल कॉलेज को बढ़ाना। आज सभी पंचायतों में +2 के स्कूल हो गए, क्योंकि लड़कियां जब स्कूल के लिए जाती थी तो एक प्रखंड में 2, 3, 4 हाई स्कूल होते थे, इससे अधिक नहीं था। लेकिन आज सभी प्रखंडों में आपको जितने पंचायत हैं, सभी जगह पंचायत में हाई स्कूल बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर सवाल उठते हैं, फिर भी एजुकेशन के लेकर माइग्रेशन को सवाल उठते हैं, फिर भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए लोग बाहर जाते हैं। नहीं, वही तो ये एकदम जानने की चीज है कि देखिए, बिहार डर के लोग बाहर जाते थे।
90 से लेकर 2005 तक लोग डर के गए। मंडल कमीशन आया तो लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि अब तो उच्च जाति समाज के लोगों को कोई नौकरी मिलेगा ही नहीं। ये भ्रम फैलाया तो लोग बाहर गए, जबकि भाजपा का स्पष्ट तौर पर कहना था कि मंडल और कमंडल साथ चलना पड़ेगा, ये दोनों मिलकर। मंडल का जवाब आपकी ओर से कमंडल आया ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब नहीं आया। फिर एकदम ध्यान रखिएगा, यही परसेप्शन गलत है। मंडल कमीशन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी विरोध करते रही। 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी। वीपी सिंह सरकार वीपी सिंह जी के पास तो 150 ही एमपी हुआ करता था। तो आपके समर्थन से ही तो उनकी सरकार बनी थी। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी मंडल को भी समर्थन करती है और कमंडल को भी समर्थन करती बट वो जाते जाते करके गए इसको इम्प्लीमेंट। नहीं, रिपोर्ट तो बहुत पहले से पड़ी थी अपने पास। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। बिना वोट के बिल पारित होता है क्या? बिल पारित तब होता है जब सांसद वोट करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी जी पानी पी पी कर विरोध कर रहे थे, पानी पी पी कर। लगभग 1.25 घंटे तक भाषण उन्होंने दिया था और उनके बेटा कहते हैं कि इस देश में ओबीसी का कोई भी सेक्रेटरी नहीं दिखता है। अरे तो ये सब पाप तो आप ही के माताजी, पिताजी, आपकी दादी जी सभी ने किया, यही तो पाप किया था। ये यदि पाप नहीं किया होता तो आज मंडलवादी लोग सभी लोग सेक्रेटरी। तो फिर आप दबाव में क्यों आए? आपने कास्ट सेंसस के लिए क्यों हामी भरी? आप कहते थे साहब हम इस चीज को नहीं मानते। फिर आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के कास्ट सेंसस में केंद्र। फिर मैं आ रहा हूं जी, विरोध कब किया बता दीजिए, कब विरोध किया? किस नेता ने विरोध किया? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष? किसी ने कहा कि इसको समय के हिसाब से लाऊंगा, जरूरत होगी तो लाऊंगा। बट राहुल गांधी कहते मैंने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी, इन्हें मजबूर होकर इसे लागू करना पड़ा। राहुल गांधी को नेता मानते हैं आप क्या? मतलब बिहार की जनता तो नहीं मानती है, मेरा मानना है। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उन्हें। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं, वो राजा हैं, हम रंक हैं। अरे वो नेता प्रतिपक्ष है, मैं देश के नेता प्रतिपक्ष है। मैं वही हैसियत जानता हूं कि मैं इस गरीब का बेटा हूं, एक मिलिट्री मैन का बेटा हूं, गरीब के लिए काम करता। वो राजा आदमी है। राहुल गांधी लोकतंत्र से थोड़े आए हैं, राजतंत्र से आए हैं, ध्यान रखिएगा। उनके पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कहां गति मिल रही है? विरोधी दल का नेता, आप सुनिए, विरोधी दल का नेता आपने कहा, बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया। 2 बार विरोधी दल का नेता बनने लायक उनके पास समर्थन नहीं था, तो कहां बने? वो 2 बार तो नहीं बने। इस बार 99 सांसद आ गया, विरोधी दल का नेता का कैटेगरी मिलेगा, मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का, तो बन गए। यही है राजतंत्र। कल तक तो नहीं बने थे। यही मैं कह रहा हूं कि कल हेगड़े साहब को, एक बंगाल के साथी थे, बेचारा चुनाव हार गए, उनको बनाया, अपने कहां बने? दोनों बार जीत कर आए थे राहुल गांधी जी, लेकिन नहीं बना। अब सम्राट चौधरी कैटेगरी नहीं मिलता। अब थोड़ा बिहार की राजनीति की बात कर लेते हैं। आप, मुझे लग रहा है आपका नेशनल पॉलिटिक्स में भी जाने का मन कर रहा है बहुत जल्दी। अब देखिए, ये तो पार्टी तय करती है, हमारे यहाँ अपनी इच्छा नहीं होती है, पार्टी दायित्व देती है, दायित्व का काम करते हैं। तो आप तो वित्त मंत्री भी हैं, तो आप कभी नीतीश जी से पर्सनली बात करते हैं कि नीतीश जी इतना खजाना आप खोल रहे हैं, मैं वित्त मंत्री हूं, मैं देखता हूं, मेरी चिंता ये रहती है कि अगर हम आए तो हम इतना पैसा लाएंगे कहां से जितना हम प्रॉमिस कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने वो बिहार देखा है जब बिहार बट रहा था तो सीने पे पत्थर रख कर हम लोगों ने वोट किया था, सीने पे पत्थर रख कर, जब झारखंड अलग बन रहा था। तो मैं कह रहा हूं 87% रेवेन्यू झारखंड के पास था, ओनली 13% रेवेन्यू बिहार के पास था। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और सरदेव सुशील जी को धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले 2 साल से बजट पेश कर रहा हूं और उस समय मेरा सीना 56 इंच का हो गया जब झारखंड 1,40,000 करोड़ का बजट पेश किया
और मैंने 3,17,000 तो बहुत छोटा साइज है ना। नहीं, आप समझिए सरप्लस स्टेट है। तो आप झारखंड से क्यों देखिए, तुलना कर रहे हैं? वही मैं कर रहा हूं, नहीं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं 2000 के पहले हमारे पास नेतृत्व नहीं था, नेतृत्व नहीं था, ये कह रहा हूं। हमारे पास माइंस थे जिसपे 2000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता था, हमारे पास टाटा था, हमारे पास बोकारो था। हमारे पास तो आज भी टाटा बोकारो नहीं है। ठीक बात है। यही मैं कह रहा हूं कि कल हमारे पास इंडस्ट्री थी, नेतृत्व नहीं था। नेतृत्व एक राजा पैदा ले लिया। लालू जी 90 के पहले कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी स्वयं राजा बने, जैसे ही मुख्यमंत्री बने पहले कहा गरीब का बेटा सत्ता में आया, उसके बाद राजतंत्र चलाया, अपनी पत्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे बेटा को मंत्री बनाया, पहली बेटी को मंत्री बना एमपी बनाया, हार गई तो राज्यसभा भेज दिया, फिर दूसरे बेटी को लोकसभा लड़ाया। आजकल सुन रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, वो बेचारी कह रही है कि हमको राज्यसभा जाना था, इस संजय यादव कैसे राज्यसभा चला गया, बिहार का हिस्सा ये दूसरा कैसे ले बट आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं उतनी लड़ाई में? नहीं, लड़ाई तो आपके यहाँ भी बहुत सारी है। देखिए, विरोधी जो होता है उसकी जानकारी तो रखना पड़ेगा ना। आप समझिए, लालू जी नेता हैं, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। लालू जी के ब्रांचेस बहुत हैं, पहले भी ब्रांचेस बहुत थे, आज भी बहुत है। तो चिंता तो करनी हो कि लड़ाई तो लालू जी से है ना, और किसी से लड़ाई बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आप नीतीश जी से बात करते हैं, नीतीश जी आप कर तो रहे हैं, वित्त विभाग मेरे पास है, मैं बजट के जब आंकड़े देखता हूं तो मुझे एक चिंता होने लगती है कि इतना सारा पैसा हम लाएंगे कहां से? इतना तो सेंट्रल सपोर्ट भी नहीं करता हमें। नहीं 3 लाख सर 48,000 करोड़ के आसपास की आपने प्रोमिसेस की हैं अभी तक। नहीं, मैं बता रहा हूं कि 3,17,000 करोड़ का बजट है हमारा जी। हमने नए स्कीम भी लिए हैं और हम समाज के कल्याण के लिए हम कई स्कीम चला भी रहे हैं। वित्त विभाग कभी भी परमिशन नहीं देता है सरकार को कि आप ओवरड्राफ्ट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से, फर्स्ट सप्लीमेंट्री तो हो गया हमारा, सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से हम लोगों ने पूरा बजट का स्वरूप बदला और लगभग 32,000 करोड़ का हम पे भार पड़ेगा, जो हम सेकेंड सप्लीमेंट्री में लाकर उसको एडजस्ट करने का काम करेंगे। नहीं तो पैसा वो सप्लीमेंट्री तो ले आएंगे आप सर, लेकिन आप तो वित्त मंत्री, आप जानते पैसा आएगा कहां से, वही तो मैं पूछ रहा हूं। हम तो सप्लीमेंट्री बजट तो ले आए आपने, उसको आंकड़ों को दिखा दिया, बट पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा? तो मैं कह रहा हूं 3,17,000 करोड़ का बजट है, 2,40,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सहयोग से हमको भी मिलता है, दूसरे राज्यों 66% के आसपास, और आज लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपने संसाधन हमारे हैं, और कुछ हम लोन लेते हैं, जो हम जैसे रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उस पर लोन भी लेने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम की स्थिति नहीं खड़ी हुई है। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है जब 18-18 महीने बिहार में तनख्वाह नहीं मिलते थे। आज हम पेंशन दे रहे हैं, जो सरकार का समाज कल्याण के विभाग के द्वारा सीधा लाभ आम आदमी को देते हैं। और अभी तो 26 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 10-10 हजार रुपया 75 लाख महिलाओं को रोजगार करने के लिए जो 2 लाख का स्कीम बनाया है, उसका पहला इंस्टॉलमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। तो आप मान रहे हैं ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, ये आपकी विनेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है? नहीं, हमारा काम है, ये करते रहते हैं, ये कोई नया काम बिहार में नहीं है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी ये काम करते रहे। तो आपका मुकाबला, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ जो आरजेडी है, उनका महागठबंधन है, वो बहुत कॉन्फिडेंस में है, होना ही चाहिए। विरोधी देखिए, उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, वो कह रहे हैं। पिछला 3 चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव था तो राजद इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जीती 4 सीट। इसके पहले 2020 के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट था, जनता
सबको सिर्फ ये पता चल गया कि राजद जीत रही है, जनता ने फिर उनको घर बैठा दिया। उसके पहले 2019 का चुनाव याद कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट थे, सीट आई 0। उसके पीछे चलिए 2014 का चुनाव, 2014 के चुनाव में उनके 4 सीट जीत के आए। उसके पीछे चलिए 2010 में लालू जी के पूरे परिवार से खाता नहीं खुला, विरोधी दल का नेता भी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को बनाना पड़ा। उसके पीछे चलिए 2009 के चुनाव में लालू जी और मुलायम सिंह ने एक तिकड़ी बनाया, खाता बिहार में 4 सीटें आई। देखिए बिहार समझ चुका है विकास विकास विकास, सिर्फ इस मॉडल पर काम किया। तो अभी जो जिनको आपने कहा सौदागर, वो तो बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं, वो जनता से कह रहे हैं कि भाई आप तय करो, आपको नौकरी चाहिए, आपको बढ़िया एजुकेशन चाहिए। नहीं, आप देखिए नया मुसलमान बहुत प्याज खाता है। अभी मेरा यह मानना है कि इस चुनाव के बाद भी दिखना पड़ेगा। हम लोगों के पास कोई धंधा नहीं है, पहला बात समझ लीजिए। 1995 में से मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं, मैं शुद्ध पॉलिटिकल वर्कर हूं। अभी जो पैसा वाले लोग आते हैं तो उनको तो लगता है कि मैं पूरा बिहार बदल दूंगा। अरे पैसा कहां से लाओगे? ये बिहार है, ट्रस्ट का पैसा चलाने से थोड़े बिहार चलेगा, बिहार का पैसा लाना पड़ेगा। और सब कानून है, कानून सब देख रहा है, कौन पैसा किस खाते से निकाल रहा है, वो सब पैसा पता है। देखिए किसी को ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए। लालू जी ने बैंक खाते से पैसा निकाला सरकार का, अभी तक जेल में है ना, जेल में ही है, बीमार में है, बाहर है, इसलिए जेल में ही रहता है। देखिए कोई भी घोटाला नहीं चल सकता है, किसी तरह का। न्यायालय तय करता है चीजों को, न्यायालय सारी व्यवस्था को देखता है। आज यदि तिनका तिनका जोड़कर बिहार को बड़ा किया गया तो इसमें एनडीए का एक महत्वपूर्ण रोल है। नहीं, उसे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो पर्सनल एलिगेशन भी लगाते हैं, आप पे भी लगाते हैं, बाकी मंत्रियों पे भी लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है चौधरी साहब, मैं तो वही कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टी से भी इस तरह की आवाजें उठने लगी। आरके सिंह साहब कह रहे हैं, साहब आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए स्वाभाविक है, वो बड़े हैं, अपनी बात रखा है उन्होंने। नहीं, आपने सुना ना उनकी बात? मैं ये कह रहा हूं, नहीं उन्होंने कहा क्लियरफाई करना चाहिए। हाँ। मैं रोज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज समझिए, मेरे ऊपर 3 आरोप लगाया कि आप हत्या के केस में जेल गए। इस समय डिफर कब किया? मेरे को लालू प्रसाद जी ने जेल में फंसाया, मेरे 22 लोगों को जेल में डाला, और उस केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगा, माई बाय बाइज्जत बरी हुआ। अब एक दूसरा, मेरा नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश, इसको कोई नहीं डिनाई कर, कौन डिनाई कर रहा है? आज भी आप मेरे किसी भी बैंक खाते में, मैं देखिए नाम बदलने का प्रोसेस है, आपको विज्ञापन देना होगा, क्योंकि बेचारे नए हैं। मैंने क्या कहा, नया है, जानकारी नहीं है। मैंने कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, मैं तो चुनाव लड़ा हूं इस नाम पर, मैं कैसे बदल सकता हूं? सवाल ही नहीं उठता है। देखिए मैं एकदम पूरी तरह क्लियरफाई करता हूं। तीसरा, मेरा डिग्री की बारी चर्चा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही मैं आ रहा हूं। जो मैं लिखता हूं वही बोलता हूं, वही मेरा डिग्री है। मैं कहता हूं कि डिलीट मैंने किया नहीं है, मैं कहां कह रहा हूं? पूरा मेरे साइट पर चले जाइए, एक एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर से पूरा बिहार जानता है। 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो मैं इसी सब चीजों में, कागज के कामों में लगा। तो डिलीट की उपाधि एक हमको एक यूनिवर्सिटी ने दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अरे भाई कहीं का वो तो देता, कैंप तो यहीं होता है। अच्छा। कैंपस यहीं होते हैं। देखिए ये मैं कोई डॉक्टर नहीं लिखता हूं कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं लिखता, डॉक्टर सम्राट चौधरी नहीं हूं, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी हूं, ये मुझे पता है।
इससे ज्यादा मेरा कोई चेहरा पर कोई मेरा दूसरा इमेज नहीं है। इसलिए कोई गलत फहमी किसी को हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं पूरा क्लियर हूं और मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं। अरे न्यायालय ने जो तय किया वही हूं। तो आपको जब सार्वजनिक आपकी छवि को डेंट किया जा रहा है, आज सुबह मैं दूसरे लोगों से भी बात कर रहा था, आपके पास न्यायालय जाने का आप क्यों नहीं मानहानि करते उनके ऊपर? क्रिमिनल कंटेम्प्ट करिए उनके ऊपर। एक चीज बताइए, रोज तो केस हो ही रहा है बेचारे पे। ये सब चुनाव के बाद दिखेगा तब नहीं, सब तो कुकुर मुत्ते की तरह आया है चला जाएगा। देखिए बहुत सहना पड़ता है, मैंने पहले ही कहा। ये तो अभी आपने देखा है ना, मैं तो 25 साल से सह रहा हूं, मैं सबको देखा है और मेरा स्पष्ट मानना है ऐसी जरूरत पड़ेगी तो केस भी करूंगा, इसमें क्या जाता है, कौन छोड़ने का चीज है। अभी युद्ध है तो अभी आप डिफेंसिव नहीं रहेंगे? नहीं, युद्ध में डाइवर्सन नहीं होता है। देखिए ये सब तो प्लांटेड है ना। तो आप कह रहे हैं डाइवर्जन टेक्टिक्स? ये एकदम ये प्लांटेड आइटम है। आपका चैन छीनने की कोशिश है। लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई हमारी कहाँ है हमको पता है। ये सब बेचारा इधर उधर घुमा रहा है, घूमने दीजिए। बिहार की जनता भी समझती है कि एक वोट भी गड़बड़ाया तो लालू यादव जैसा गब्बर सिंह आ सकता है, इसलिए सब समझता है। बट 20 साल पहले का डर दिखा के पब्लिक पे वोट मांगना, किससे? आपकी जो आज की जो जनरेशन है, आपको लगता है वो इस पे विश्वास करेगी? भाई आपको तो अपना इकोनॉमिक मॉडल दिखाना होगा। भाई साहब किससे कंपेरिजन करूं? ममता दीदी से करूं, हेमंत सोरेन से करूं, बांग्लादेश की सरकार से करूं, नेपाल की सरकार से करूं, किससे करूं? तो आप तो कंपेरिजन जो लड़ कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते, आप जो समझिए आरजेडी और नीतीश कुमार जी ने बस लड़ाई सरकार यही बनाई, है ना, उससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लड़ाई वही है, नीतीश वर्सेस लालू। वहां तेजस्वी भी नहीं है, पहला ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, तो पहला सुपर पावर मुलायम सिंह, दूसरा शिवपाल यादव, तीसरा रामगोपाल यादव, 3.5 पर अखिलेश यादव। बिहार में सरकार लालू प्रसाद की सरकार बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है ना। हमारे पार्टी में आपको पता नहीं होगा, मेरे किसी वर्कर को नहीं पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, लेकिन सब पार्टी में पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। एगो साथी का आपने नाम लिया ना, वो बेचारा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, वो पार्टी में अपने नीति सिद्धांत वाला नया बिहार बनाऊंगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, वो लेना पड़ा भाजपा से उधार में, समझ गए? वो उधार में यहीं से गए। आप समझिए, बिहार में यदि लालू जी के पार्टी की सरकार आई तो क्या होगा? पहला सुपर सीएम लालू प्रसाद जी, दूसरा राबड़ी देवी जी, तीसरा मीसा भारती जी, चौथा तेज प्रताप जी, पांचवा रोहिणी आचार्य जी, 5.5वें स्थान पर तेजस्वी यादव होगा। तो कैसा बिहार बनाना है? यही तो सोचना है ना कि हमको बिहार कहां ले जाना है। लड़ाई किससे है? लड़ाई तो लालूवाद और नीतीशवाद में। एक के साथ मोदी जी हैं, एक के साथ राहुल गांधी जी। तो हमको तो तय करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी कि एक तरफ 55 वर्ष तक भारत को लूटा कांग्रेस पार्टी ने, और 15 साल तक लालू जी प्रमाणित। बिहार में कौन नेता है जो प्रमाणित अपराधी है? लालू जी है ना, और तो कोई नहीं। देखिए न्यायालय तय करता है, जितनी बातों को हम बोलते हैं मीडिया में, तो न्यायालय तय करता है कि चीजें क्या होना है। अच्छा सम्राट चौधरी साहब, चलिए ये तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया, अब जरा यूथ के लिए भी बताइए कि साहब आपने कह तो दिया कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें भी बड़े पैमाने पे सरकारी रोजगार देंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो आगे आने वाले समय में जो आपका सोच है, वो किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? एकदम अच्छी बात आपने उठाया। देखिए 1947 से लेकर 2020 तक मैं कह सकता हूं कि बिहार में इंडस्ट्री के लिए जो जमीन उपलब्ध था वो 7,000 एकड़ था, और 2020 से लेकर 2025 तक अभी आपको पता कीजिएगा तो आज के तारीख में 28,000 एकड़ जमीन हमने इंडस्ट्री के लिए चिन्हित किया। और कैसा जगह चिन्हित किया यह भी बताता हूं। एक्सप्रेसवे बना रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी, पटना से पूर्णिया,
गोरखपुर से सिलीगुड़ी, हल्दिया से रक्सौल, ये काम पूरा होगा अगले 3 साल में। हम लोगों ने दिमाग लगाया आगे, तो क्लस्टर और- बनाएंगे। हाँ, क्लस्टर शुरू किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के तारीख में हम लोगों ने, जैसे हम पहले पटना जिला में जमीन खरीदते थे, 100 एकड़ जमीन खरीदते थे, तो हमको 300 करोड़ रुपया देना पड़ता था। अब हम जमीन एकदम देहात में खरीद रहे हैं, एक्सप्रेसवे के बगल में खरीद रहे हैं। अभी हमने सहरसा में जमीन खरीदा 700 एकड़ और पैसा दिया 40 करोड़ रुपया। तो लैंड एक्विजिशन का तो वही फॉर्मूला जो नहीं, आखिरी रजिस्ट्री नहीं, हुई है। वही मैं कह रहा हूं कि ये विजन लाना पड़ेगा। हम जमीन देंगे क्योंकि ये लैंड लॉक स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी बिहार में 14 करोड़ बिहारी रहते हैं, तो लैंड लॉक स्टेट था, हम जमीन उपलब्ध नहीं करा पाते थे। पहले सुशासन नहीं था तो इसलिए भी लोग डरते थे। आज सुशासन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आज पटना से जो आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा केंद्र जो श्री बाबू ने 1952 में बनाया, बेगूसराय, आप चले जाइए, आप 1.5 घंटे में पटना से बेगूसराय पहुंच जाइएगा। वही बेगूसराय पहुंचने में 4 घंटा लगता था। पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था, आज आप 1.25 घंटा में पहुंच रहे हैं। और वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, 3000 एकड़। सम्राट जी, ये भी बताइए ना, स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप किन किन सेक्टरों पे फोकस करेंगे? देखिए, स्वाभाविक है हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि बिहार के रेवेन्यू को बढ़ाना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ चल रहा है। और आपको जानकर 2 बड़ी खुशी होगी, लोग बहुत चर्चा करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। एक्चुअल फैक्ट को समझिए, बिहार में जो जीडीपी है पिछले 20 वर्षों में 10 बार से अधिक डबल फिगर में रहा, एक। और दूसरा जो जीडीपी है उसका 23% इंडस्ट्री से आता है। बिहार जैसे राज्य में जहां 2005 में 0 था, वो आज 23% है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 5 साल के लिए यदि जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार दिया तो ये 50% से अधिक इंडस्ट्री का हिस्सेदारी जीडीपी में हो। तो आप कह रहे हैं ना, आप एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम। नेचुरली आपको उस जनरेशन, देखिए, उस पॉपुलेशन को यहाँ आप- शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि स्वाभाविक है, आईटी, हमारे लोग बाहर गए हैं, हम उसको लाएंगे। और हम लोग तो चिन्हित कर रहे हैं, इस बार जो प्रवासी लौटकर बिहार आ रहे हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करने का, यूपी ने अच्छा काम किया इसमें, लोगों को कोरोना के समय चिन्हित किया, किस फैकल्टी का आदमी है, क्या काम कर सकता है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया, हम लोगों ने थोड़ा लेट शुरू किया है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बार चिन्हित कर रहे हैं कि जो बिहार लौट कर आएगा उसको पूछेंगे कि आप किस उद्योग से जुड़े हैं, उनसे एक फॉर्म भरवा रहे हैं। उसके बाद उसके हिसाब से कोई आईटी सेक्टर होगा, कोई सर्विस सेक्टर होगा, कोई इंडस्ट्रियल में, कपड़ा सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में काम करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग है कोई इतना शू बड़ा। सेक्टर में जाना चाहता है। क्योंकि अब तो प्लग एंड प्ले ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया। चेन्नई में लगभग 55 किलोमीटर का प्लग एंड प्ले में जो है एक तरह से शू का पूरा फैक्ट्री लगाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग भी उस पूरे सेक्टर को बढ़ाएंगे, क्योंकि जमीन उपलब्ध कराना था। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आया, एमओयू साइन हुआ। एमओ यानी ग्राउंडेड कितना वही हुआ? मैं कह रहा हूं, 1,80,000 करोड़ में आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ग्राउंडेड हो चुका, 1 लाख करोड़ रुपया ग्राउंडेड हो चुका। क्योंकि राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने पूछा, या कुछ दूसरा नेता भी यही बोलते हैं आजकल, कि भाई फैक्ट्री गुजरात में और वोट लेगा बिहार में। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि फैक्ट्री भी लग रहा है बिहार में। 36,000 करोड़ का नवीनगर में थर्मल पावर प्लांट पीपीपी मोड पर लगा रहा हूं। अभी पीरपैती में लगभग 28,000 करोड़ की परियोजना पीपीपी मोड में लग रहा है। और हेम रोड नहीं बनते थे बिहार में, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया। इस बार 17,000 करोड़ से
136 किलोमीटर सड़क का हैम मॉडल से जो पीपीपी मोड पर बिहार में काम करेंगे और वो टॉल लेकर फिर वो अपना पैसा वापस लेने का काम करेंगे। एक और कंसर्न है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। मैं आपका बयान सुन रहा था, आपने ऑर्गेनाइज क्राइम, इंडिविजुअल क्राइम को डिफरेंशिएट करने की बात कही। बट सम्राट साहब, अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास आएगा, आप उसको ये समझाएंगे कि साहब नहीं नहीं, हमारे इंडिविजुअल क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा होता है ना सम्राट साहब, तो वो ये नहीं बताता ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो कहता है टोटल क्राइम कितना हुआ। तो आपको लगता है ये एक बड़ा कंसर्न है? कोई भी इन्वेस्टर आएगा वो सबसे पहले चाहेगा साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। लॉ एंड ऑर्डर के मतलब क्या समझ रहे हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूं। भाई हॉस्पिटल में देखिए, 4-5 लोग तमंचा लहराते हुए आते हैं, गोलियों से फायरिंग करके निकल जाते हैं, वो डर पैदा करता है लोगों के दिमाग में। मैं आ रहा हूं, चाहे गोपाल खेमका के हत्याकांड हो या एक अपराधी का अपराधी के द्वारा हत्या किया गया हो, मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में ना बचाया जाता है किसी को, ना छिपाया जाता है। नीतीश कुमार के शासन में 100 घंटे में दोनों बड़े हत्याकांड में कलकत्ता भाग के चला गया था, दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके 100 घंटे में जेल में डाला गया। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके यदि दुश्मन नहीं है तो, दुश्मन है तो क्षमा चाहेंगे, तब तो जरूर आप बता के पुलिस को जाइए। लेकिन यदि दुश्मन नहीं है तो आप आंख मूंदकर 10 बजे खाना खाइए और यहां से मोकामा चले जाइए, बेगूसराय का टॉल ब्रिज पार करके यू टर्न मारिए, आप 1.25 घंटा में वहां से लॉन्ग ड्राइव से आइएगा, कोई छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे इस्तीफा दे देगा, कोई भी। तो आप इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे? एकदम। देखिए, बिहार बदल चुका, बिहार के लोग बदल चुके, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका। बिहार के गांव में जाइए, मैं गारंटी देता हूं, बिहार में सड़कें, बिजली, बंगाल चले जाइए उससे अच्छा होगा, झारखंड चले जाइए उससे अच्छा होगा, उड़ीसा चले जाइए उससे अच्छा होगा, हम असम चले जाएंगे उससे अच्छा होगा, और उत्तर प्रदेश भी चले जाइएगा तो भी बिहार के ग्रामीण इलाके उससे अच्छे मिलेंगे आपको। अच्छा सम्राट जी, एक और र्यूमर जो चलता है वो नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेके चलता है, बिकॉज आप तो उनके साथ रहते हैं, आप थोड़ा क्लैरिफाई करिए ना कि ये जो र्यूमर्स है इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, इतना बड़ा पॉलिसी मेकर जिसने बिहार बदला हो, जिसने अपने टोस पर बिहार की राजनीति को चलाया हो, अपने हिसाब से बिहार के चीजों को सिस्टमैटिक किया हो, उस पर कौन प्रश्न उठाना है? सब लोग काम किए हैं साथ में, तेजस्वी यादव भी काम किए हैं, प्रशांत किशोर भी काम किए हैं, सभी लोग साथ में काम किए हैं, सब जानते हैं नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी अपने चीजों से कभी समझौता नहीं करते और पूरी व्यवस्था आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार जिस तरह यात्रा कर रहे हैं, अच्छा नौजवान नहीं कर सकता है। तो अभी एक मैं तेजस्वी यादव का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये रेप्लिकेशन जो आप ये सोशल सेक्टर स्कीम्स लेके आ रहे हैं, मैं जैसे जैसे वादा कर रहा हूं, माई बहन योजना हमने कहा, इन्होंने कहा महिलाओं को 10,000 देंगे, तो हम इनको बाध्य कर रहे हैं और जब हम आएंगे तो हम इससे ज्यादा पैसा देंगे। तो अभी कंपटीशन कैश कौन ज्यादा देगा उस पर ज्यादा चल रहा है मुझे लग रहा है। देखिए, सरकार चलाना और सरकार के बाहर बोलना दोनों फर्क बात होती है। सरकार के बाहर उन्होंने घोषणा किया, ठीक है, तो घोषणा किया तो किस एवज पर घोषणा किया? सरकार तो 30 सितंबर, क्योंकि वोटर लिस्ट उस दिन आने वाला है, तो 30 सितंबर तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो इसके पहले घोषणा तो होना ही नहीं चाहिए था। आप घोषणा पत्र लाएंगे ना, वो बेचारा हड़बड़ी में था, वो जनवरी में घोषणा किया। तो हम तो आपके माध्यम से सभी बहनों को आग्रह करेंगे कि भाई राजद कार्यालय में चले जाइए, पिछले 9 महीने का बकाया 2,500 रुपया महीना मांग लीजिए, क्योंकि नीतीश की सरकार ने 2,10,000 रुपया देने का वादा किया है, जो सरकार इंप्लीमेंट करेगी 26 तारीख से। लेकिन जिसने भी घोषणा किया है उस सबके भाई घर पे जाइए, उनके पार्टी कार्यालय में जाइए, यही लोकतंत्र है। जो घोषणा करेगा उसको देना पड़ेगा। मैनिफेस्टो में लाओ, मैनिफेस्टो लाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन
जहां भी दिखेगा उसको एफआईआर भी करूंगा और जेल के अंदर भी डालूंगा। तो आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो लाभार्थी फैक्टर है वो आपके पक्ष में काम करते दिखाई नहीं। देगा, खासकर वुमेन वोटर। मेरा स्पष्ट मानना है, हम लोग बिहार के लिए काम करते हैं। बिहार की जनता को वोट देना होगा तो देगी, बिहार की जनता वोट देगी तो फिर से सत्ता में सरकार आएगी। मतलब ये तो अरे भाई, पहला अनुभव होता तब ना, ये तो रोज का यही काम है हम लोग का। ये पहला अनुभव नहीं है भाई साहब, मैं रोज यही काम कर रहा हूं। जनता मालिक होती है और जिसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम ही जीतेंगे वो पक्का हारेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। सम्राट जी, एक चीज ये बताइए कि अभी तक ना, अभी जेडीयू और आपके बीच में बड़े भाई छोटे भाई का वो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, अभी क्या डिस्कशन चल रहा है? आप बराबर में लड़ेंगे या अभी भी उनको ज्यादा देंगे? 243 सीट लड़ना है। नहीं, मैं आपकी और जेडीयू की बात कर रहा मैं हूं। वही कह रहा हूं, 243 सीट लड़ना है। 243 सीट में 206 सीट 2010 में हम जीते थे, वो रिकॉर्ड तोड़ना है, यही वर्कर को टारगेट दिया गया है। और आपको लगता है कि जो सीट शेयरिंग है उसको लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा? मतलब जेडीयू भाजपा में तो ऐसा कंफ्यूजन कभी हुआ नहीं और ना होना चाहिए, ना स्थिति ऐसी और है। सीएम फेस ओनली एंड ओनली नीतीश कुमार। अरे नीतीश हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ है भाई। चलिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद। करता हूं। बहुत आप बहुत न्यूज नेशन के मंच पे आए, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उनका कहना है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है विकास का, उसके आधार पे वो जनता के पे छोड़ते हैं कि जनता क्या फैसला करती है अगले चुनाव में। बहुत धन्यवाद हमारी इस पर चर्चा को देखने के लिए।